नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के डेली एमसीक्यू की। उनके पहले आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, ठीक है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम कीजिए, और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और कोई अगर आपके पास क्वेरी है और कोई सजेशन है तो आप हमें ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए आपको ISA के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये सिर्फ करंट का टॉपिक नहीं रह गया है, अभी ये टॉपिक बन गया है किनका, स्टैटिक का। देखिए क्या होता है कि कोई भी न्यूज़ अगर 1 साल 2 साल तक चलती है तो उसको हम कहते हैं कि इस बार सर जी ये करंट का टॉपिक है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ लगातार 5 साल से और उससे भी ज़्यादा कंटिन्यू बनी हुई है तो वह बन जाती है हमारी स्टैटिक न्यूज़ का हिस्सा, ठीक है। चलिए तो 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको बताना है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। पहला, It was jointly founded by Prime Minister of India and Japan at the 15th Conference of Parties COP15 of UN Climate Change Conference, यानी कि UNFCCC के COP15 के दौरान इंडिया और जापान के प्राइम मिनिस्टर ने मिलकर फाउंड किया था। सही है, गलत है। क्यों गलत है सर जी? क्योंकि यहाँ पे जापान आएगा ही नहीं। सबको पता है कि सोलर अलायंस में कौन आता है, फ्रांस आता है। तो पहला सेंटेंस गलत हुआ। दूसरा, इट्स हेडक्वार्टर इज होस्टेड बाय UNFCCC एट न्यूयॉर्क। अब सबको पता है कि भैया इंडिया ने फाउंडेशन किया है और इंडिया में सबसे पहला इंटरनेशनल तौर पे सोई अगर हेडक्वार्टर बना है तो ISA का बना है। कहाँ पे बना है? गुरुग्राम में बना है, ठीक है। तो हमारा दूसरा सेंटेंस भी गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस कह रहा है ISA हैज सेट अ टारगेट ऑफ जनरेटिंग 1000 गीगावाट या फिर 1 टेरावाट ऑफ सोलर एनर्जी बाय 2030। मतलब 2030 तक हमें 1000 गीगावाट या फिर 1000 गीगावाट इक्वल टू 1 टेरावाट सोलर एनर्जी जनरेट करना है। क्या यह टारगेट लिया है? तो ये बात बिल्कुल सही है। देखिए आपको कुछ टारगेट पता होना चाहिए कि इंडिया का 2030 तक क्या प्लान है, इंडिया का 2040 तक क्या प्लान है, दुनिया का 2047 तक क्या प्लान है, इंडिया का 2070 तक क्या प्लान है, ठीक है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइमेट चेंज के बारे में इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है उनके दौरान आपको मेंस में लिखने में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस सही है, पहला दूसरा गलत है। तो हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट, तो हमारा सेंटेंस का आंसर आ जाएगा ओनली 2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा है, इसीलिए हमारा आंसर आएगा ऑप्शन ए, ओनली 1 इज करेक्ट। देखिए अगर हम देख लें तो अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट ये है कि इंडियन यूनियन मिनिस्टर रिन्यूएबल एनर्जी ने ISA में पार्टिसिपेट करने के लिए चाइना को वेलकम किया है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि जो हमारी अर्थ है उस अर्थ में ये बीच में से इक्वेटर जाता है, ऊपर कैंसर और नीचे कैप्रिकॉन जो जाता है, तो इन दोनों के बीच में हमें हाईएस्ट मिलता है सोलर रेडिएशन। तो उन सोलर रेडिएशन की वजह से मदद से हमें क्या करना है, सोलर एनर्जी प्राप्त करना है, ठीक है। तो सोलर एनर्जी जनरेट करवाने के लिए इन दो कैप्रिकॉन और कैंसर लाइन के बीच में जितने भी कंट्रीज आते हैं उन सबको हमें ISA का हिस्सा बनाना है, और हमारा 1 सन 1 ग्रिड का जो प्लान है, ठीक है, उनको हमें साकार करना है। तो यहाँ पे चाइना को इंडिया ने वेलकम किया है कि भैया आइए आप पार्टिसिपेट करिए। चलिए बाकी की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि 2015 में UNFCCC के COP21 के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फ्रांस के प्रेसिडेंट ने मिलके ये इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस को इंडिया में लॉन्च किया गया था, ठीक है। टारगेट क्या है आपको पता है, और इनका हेडक्वार्टर अगर देखा जाए तो गुरुग्राम में है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव। इंडिया के डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव में आपको यहाँ पे 4 बात बताई हुई है, उनमें से आपको बताना है हाउ मेनी ऑफ द अबव इज अ पार्ट ऑफ इंडिया स्टेक। चलिए इंडिया स्टेक में इन चारों में से कौन सा पार्ट है? तो
इलेक्ट्रॉनिक नो योर कस्टमर, ये बात सही है। डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, ये बात भी सही है। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये बात भी सही है। और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS। तो यहाँ पे जो चारों बात बताई हुई है, ये चारों बात इंडिया स्टेक का हिस्सा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर आया जाएगा ऑप्शन डी, ऑल 4। और ये क्वेश्चन पूछने का कंटेक्स्ट ये है कि अभी क्या हुआ है, नॉर्थ ईस्ट में साइबर क्राइम पुलिस ने अरेस्ट किया है 2 लोगों को, कि बिहार से अरेस्ट किया हुआ है, जो लोग आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम से क्या करते थे, ट्रांजैक्शन करवा के साइबर क्राइम करते थे। तो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया स्टेक जो है यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई पूछे या फिर अगर यूपीएससी पूछे कि भैया बताइए इंडिया स्टेक क्या है, तो आप बता सकते हो कि इट इज़ अ सेट ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स, जिनमें हम काउंट करते हैं आधार कार्ड को, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विस यानी कि AEPS को, EKYC को, नो योर कस्टमर को, डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि UPI को, ई-साइन को, डिजिटल कंसेंट को, DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को, और कंसेंट आर्किटेक्चर को। तो इन सारे जो भी इंडिया के डिजिटल इनिशिएटिव है, इन सारों को हम काउंट करते हैं इंडिया स्टेक में, और यह क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स है। चलिए अगला MCQ ट्राई करते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2023 का ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज फॉर ग्लोबल कल्चरल अंडरस्टैंडिंग किनको दिया गया है? चलिए बताइए, नंदिनी दास को दिया है, झुम्पा लाहिरी को दिया है, सलमान रश्दी को दिया है, या फिर VS नाइपोल को दिया है? देखिए, अगर आप यूपीएससी में अगर ऐसा MCQ पूछ लिया, या फिर आपके कोई स्टेट PCS में ऐसा MCQ पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कभी भी तुक्का नहीं मारना है, ऐसा रिस्क नहीं लेना है। आपको इजी क्या कर देना है, ऐसे MCQ को स्किप, क्योंकि ऐसे MCQ में ज़्यादातर कैसा ऑप्शंस दिया जाता है, जो होता है ट्रैप होता है, ठीक है। और इस एग्ज़ाम में 0.00 के भी मायने होते हैं। मान लीजिए अगर आप फाइनल कट ऑफ से 1 मार्क्स भी कम हो गए तो आपको परेशानी ज़्यादा होगी, लेकिन अगर 0.01 मार्क्स से भी अगर आप बाहर रह गए ना, तो उस परेशानी का कोई अंत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे MCQ जिसमें आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उनको आपको स्किप करना है, लेकिन जब अगली बार आप प्रिपरेशन करते हो तो CA कमाल का करना है। तो अगली बार की राह क्यों देखें, हम अभी से अपनी प्रिपरेशन को एकदम सॉलिड बूस्ट देते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, यह आएगा ऑप्शन A, नंदिनी दास, ठीक है। जो नंदिनी दास थे, उनको क्या किया गया है, ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज अवार्ड दिया गया है। और यह जो है, यह एक इंग्लिश की फैकल्टी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उनकी एक बुक है काउंटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। अगर आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप उनकी बुक्स को पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हमारे लिए उनका नाम, और अगर यूपीएससी के लिए तो खास नहीं, लेकिन अगर आप स्टेट PCS में ट्राई कर रहे हो तो उनके लिए इनका नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, सबको पता है भैया, अभी जो हमारी सर्दी की मौसम आएगी तो AQI लगातार न्यूज़ में बना रहेगा, ठीक है। तो उनमें डज नॉट एसेस विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूशन, जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालते हैं, उनमें इन चारों में से किन का हम एसेस नहीं करते। तो ये क्यों क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है, तो आपको पता होगा कि अभी दिल्ली हमारा लगातार बना हुआ है। वर्ल्ड कप की मैच में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच में जो मैच होने वाली है, उनकी मैच में प्रैक्टिस नहीं हो पाई दिल्ली में। क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि वहाँ का AQI काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, ठीक है। तो ऐसी जो न्यूज़ होती है वह पूरी दुनिया का ध्यान खींचती है, तो यूपीएससी का भी ध्यान खींचेंगी। चलिए, तो आपको आसान सा बताना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, लीड और एमोनिया, इनमें से किनका एसेस नहीं किया जाता है। तो क्या आएगा आंसर? ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनका आंसर आएगा, क्योंकि जो हमारे मेजर 8 पॉल्यूटेंट्स है उनमें PM 2.5 यानी कि पर्टिकुलेट मैटर, PM10 ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लीड और एमोनिया का शामिल किया जाता है। यहाँ पे आपको CO2 नहीं दिखेगा, ठीक है।
ये जो है यह हमारे दिल्ली में एयर क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया हुआ है, इसी वजह से हमें इन सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए एक क्विक रैपिड क्वेश्चन आपके लिए है, सबसे ज़्यादा हानिकारक क्या है, PM 2.5 या PM 10? चलिए बताइए। तो क्या आएगा, इसका आंसर आएगा PM 2.5, क्योंकि PM 2.5 जो है वह इससे 4 गुना छोटा होता है और छोटा होने की वजह से ये हमारे शरीर में कहीं पे भी घुस सकता है, ठीक है। और जितना वो उसका जो साइज छोटा रहता है उतना हमारे लिए हार्मफुल रहता है। चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के लिए कुछ अमेंडमेंट लाया हुआ है, कुछ रूल्स में चेंज हुआ है, ठीक है। तो उन रूल्स के रिगार्डिंग हमें इतना बिजनेस जीके नहीं करना है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अंदेशा होना चाहिए, उसी वजह से हम यहाँ पे आपके लिए MCQ लेके आते हैं। 3 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से बताना है करेक्ट वाला। पहला, LLP इज अ हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड पार्टनरशिप। अब देखिए आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको LLP के बारे में पता नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, A और B, और उनका एक और दोस्त है जिसका नाम है C, ठीक है। अब A और B ने दोनों ने मिलके एक कंपनी चालू किया। अब उन कंपनी में उनको लगा कि भैया एक काम करते हैं, हम जो कंपनी काम चालू किए हैं उनमें से हम जो ह्यूमन रिसोर्सिस वाला यानी कि HR वाला जो सेक्शन है ना, यह HR वाला सेक्शन हम हमारे एम्प्लॉय के एक मैनेजर को बना के डाल देते हैं। मतलब एक मैनेजर होगा जो HR मैनेजर होगा और वही सारी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो ये जो बंदा यहाँ पे आके बैठा है यह उनका एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय होने की वजह से ये लोग इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, डिपेंडेंट हो गए। लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि हमें कुछ और काम करवाना है, जो कि हम कैसा कर सकते हैं, पार्टनरशिप के नहीं करवाना है। समझ लीजिए पार्टनरशिप का एक अपग्रेडेड फॉर्म है जिनका नाम है LLP, कि जहाँ पे आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। अब यहाँ पे पार्टनरशिप का क्या मतलब हुआ कि A और B जो है ये तो पार्टनर है एक कंपनी का, जिनका नाम है XYZ कंपनी। अब XYZ कंपनी में कुछ भी होगा उनके लिए रिस्पॉन्सिबल A भी होगा B भी होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए उन्होंने कुछ काम के लिए C के साथ LLP करके रखा है। अब C के साथ LLP करके रखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो इस काम के लिए LLP किया हुआ है उसी काम के लिए C रिस्पॉन्सिबल होगा। बाकी की सारी चीज के लिए A और B तो रिस्पॉन्सिबल होंगे ही, C नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि C की जो पार्टनरशिप है वो कैसी है, लिमिटेड है। और ये जो HR मैनेजर है ये तो कैसा है, ये तो एक एम्प्लॉय है, और एम्प्लॉय उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। हालांकि वह अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, बल्कि अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो A और B ही होंगे, ठीक है। तो A और B पार्टनर है, और A, B और C में C जो है उनका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनर है। तो यहाँ पे क्या बताया हुआ है, यहाँ पे बताया हुआ है कि यह एक ऐसी हाइब्रिड है जो कि कंपनी और पार्टनरशिप के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात कैसी है, बात है बिल्कुल सही। दूसरा, इन इंडिया LLP कंपनीज आर गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 के कंपनी एक्ट के तहत उनको गवर्न किया जाता है, जो कि बात गलत है, क्योंकि उनका खुद का एक एक्ट है जिनका नाम है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो यहाँ पे दूसरा सेंटेंस गलत है। तीसरा, अ मिनिमम ऑफ 2 पार्टनर एंड अ मैक्सिमम ऑफ 7 पार्टनर विल बी रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ LLP। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम 2 पार्टनर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। मिनिमम की लिमिट है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो हमारा तीसरा सेंटेंस भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, ओनली 1, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। देखिए क्या हुआ है कि न्यू अमेंडमेंट लेके आए हैं हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और आपको पता होना चाहिए कि जो LLP होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उनको गवर्न किया जाता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के तहत, ना कि कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, ठीक है। हालांकि ये जो हैंडल किया जाता है यह कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के थ्रू ही हैंडल किए जाते हैं, ठीक है। और मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, और मैक्सिमम के लिए क्या है, कोई लिमिट नहीं है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट MCQ की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। नाम में ही छुपा है उनका अर्थ कि क्या है, यह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है।
2 सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा वाला सही है। पहला, इट इज एन एंटिटी फॉर्म बाय फार्मर्स ओनली। भैया यहाँ पे ओनली लिख दिया ना, ये चीज गलत है। क्यों गलत है सर जी? क्योंकि फार्मर्स के साथ साथ और बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग मिलके क्या कर सकते हैं, एफपीओ का फाउंडेशन बना सकते हैं। जैसे कि हो गया अपना मिल्कमैन, ठीक है, तो मिल्कमैन भी अपना एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं जिनको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस गलत है। दूसरा, एन एफपीओ कैन बी प्रोड्यूसर कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर लीगल फॉर्म। वो प्रोड्यूसर कंपनी भी हो सकती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी भी हो सकती है, या फिर कोई लीगल फॉर्म हो सकती है। तो ये बात सही है। हमें पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। देखिए क्या हुआ है अभी रिसेंटली कि अभी एक बंदा है जिनका नाम है दीनानाथ राजपूत, और दीनानाथ राजपूत को अवार्ड दिया गया है रोहिणी नैयर प्राइज। कभी हम इनके ऊपर भी एमसीक्यू लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो रोहिणी नैयर प्राइज है वो दिया जाता है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट। देखिए एमसीक्यू के अंदर से एमसीक्यू बनता है कि रोहिणी नैयर प्राइज किन के लिए दिया जाता है, तो जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए काम किया है उनके लिए दिया जाता है। रिसेंटली किनको दिया है, दीनानाथ राजपूत को दिया है। वो कौन है, तो एक इंजीनियर है जिन्होंने अभी सोशल वर्कर के तौर पे काम करना शुरू किया हुआ है, और उसी के बेस पे उन्होंने 6000 ट्राइबल वुमन इन छत्तीसगढ़ को एक एफपीओ के माध्यम से उनकी जिंदगी बदल दिया है। ठीक है, उन्होंने इतना काम किया है कि 6000 हमारी ट्राइबल महिलाएं जो है छत्तीसगढ़ की, उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ है। तो इसी की वजह से उनको रोहिणी नैयर प्राइज मिला है, जो कि रूरल डेवलपमेंट के लिए। नाम है दीनानाथ चौहान, नहीं दीनानाथ राजपूत। चलिए, तो आपको उतने पता होना चाहिए, साथ ही साथ पता होना चाहिए एफपीओ के बारे में कि कोई भी ओपन कर सकता है, जैसे कि हो गया फार्मर, मिल्क प्रोड्यूसर, फिशरमैन, वीवर्स, रूरल आर्टिसन, क्राफ्ट्समैन वगैरह वगैरह। तो चलिए, ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।